इंट्रोडक्शन था वो एक तरीके से, ठीक है, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज मैं कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ जो प्रीपोजिशन पर ही बेस्ड होंगे, प्रीपोजिशन से रिलेटेड होंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ठीक है, और छोटा कॉन्सेप्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, और आसान भी है, ठीक है, लेकिन हर एक आसान हमें लगता है कॉन्सेप्ट छोटा ही होता है, लेकिन जब समझाना शुरू करते हैं तब थोड़ा खींच जाता है। तो देखते हैं इसको हम कहाँ तक ले जा पाएंगे खींच के, ठीक है। क्वेश्चन देखें, ही सेड नथिंग रिगार्डिंग टू दैट मैटर। एक बार सभी लोग जल्दी से क्या काम करें कि ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, ही सेड नथिंग रिगार्डिंग टू दैट मैटर, ठीक है, इस स्टेटमेंट को पढ़ें और ये पता करें कि इस सेंटेंस में क्या गलत होगा, ठीक है। सो कमेंट योर आंसर्स फर्स्ट, अपने आंसर्स को जल्दी से कमेंट करें और फिर उसके बाद में इसी कॉन्सेप्ट को हम इंट्रोड्यूस करके आगे खींच के ले चलते हैं, ठीक है। मैं तब तक तुम लोगों के कमेंट्स देखता हूँ। इस फोन में तो नहीं, शायद इसमें भी सही आ रहा है नेटवर्क। सो आर दे आंसरिंग, रिमूव टू सर, डेली लाइव आते हैं क्या? डेली के हिसाब से नहीं, जब टाइम होता है तब आ जाता हूँ बच्चे, टू नहीं आएगा, ठीक है। राम राम एवरीबॉडी। सर 7,000 ही है पेड, अरे क्यों तुम उसको फीस में क्यों परेशान हो, वो तो नहीं रहनी है, ठीक है, बढ़िया है। सारे लोगों के आंसर मुझे लगता है बिल्कुल ही सही आ रहे हैं। एक राहुल गुप्ता को यहाँ वो बता रहे हैं नथिंग, अरे भैया सुधरो यार। देखो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो रिगार्डिंग वर्ड है ना, रिगार्डिंग, इट इज अ प्रीपोजिशन। पता है पहले से तो ठीक है, नहीं पता हो तो ये ध्यान रखना, रिगार्डिंग इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कंसर्निंग, ये सारे वर्ड जो है ना, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग रिगार्डिंग, ये हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं। हालांकि तुम लोग देख रहे हो तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, कंसर्न एक वर्ब होती है, ठीक है, एक्सक्लूड भी वर्ब होती है, इंक्लूड भी वर्ब होती है, रिगार्ड भी वर्ब होती है, उसकी आईएनजी फॉर्म है। इन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशंस, ठीक है। क्यों हम इन्हें मतलब ऐसा कहते हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो रिगार्डिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, कंसर्निंग, ये हमारी पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैं, पार्टिसिपल्स हैं जो फंक्शन करने लगते हैं प्रीपोजिशंस के। क्यों ये ऐसा फंक्शन करने लग जाते हैं वो भी हम देखो डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन पहले ये समझना कि रिगार्डिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, कंसर्निंग प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। अब ये रिगार्डिंग है, ये वर्ब तो हो नहीं सकता, वर्ब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब है यहाँ पे साइड, तो ये रिगार्डिंग हमारी हो गई, रिगार्डिंग का मतलब अबाउट, रिलेटेड टू समथिंग, तो ये रिगार्डिंग हो गई हमारी प्रीपोजिशन। अगर ये रिगार्डिंग प्रीपोजिशन हो गई तो इसके बाद हमें लिखना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि कोई भी प्रीपोजिशन होती है तो उसके बाद हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। प्रीपोजिशंस बिना ऑब्जेक्ट के नहीं यूज होती। तो ये जो हमने टू लिख दिया ना प्रीपोजिशन, ये गलत यूज कर दी, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको रिमूव कर दो। तो ये सेंटेंस सही हो गया, ही सेड नथिंग रिगार्डिंग दैट मैटर, रिगार्डिंग प्रीपोजिशन हो गए, दैट मैटर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वो जो टू प्रीपोजिशन हमने अननेसेसरली यूज कर रखी थी उसकी कोई जरूरत नहीं थी तो हमने उसको रिमूव कर दिया। एक दो और छोटे छोटे क्वेश्चंस जो इसी टाइप के होते हैं वो भी इतने से समझ से हमारे हो जाएंगे, जितने इतनी देर में समझा इतने से सही हो जाएंगे। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, मोहन was behind of the curtains, ये हो जाना चाहिए। एक और देख लेते हैं, there was a lake across of the field, ये हो जाना चाहिए, ठीक है। he kept talking throughout in the meeting, ये हो जाना चाहिए। we should not go near to that car, और मुझे लगता है ये भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था ना, ये सारे क्वेश्चंस हमारे उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, मतलब जिस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ डिस्कस किया वही कॉन्सेप्ट इन सारे क्वेश्चंस में फॉलो हो रहा है। तो जैसे वो सही हो गया उसको ऐसे इन्हें भी सही कर लो। बिहाइंड प्रीपोजिशन है,
इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा कर्टन्स ऑफ प्रिपरेशन गोज रॉन्ग, ठीक है। अक्रॉस प्रिपरेशन हो गई, इसके बाद में द फील्ड इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑफ रॉन्ग हो गया, ठीक है। थ्रू आउट भी प्रिपरेशन होता है, थ्रू आउट जो वर्ड है ये भी प्रिपरेशन है। थ्रू आउट का मतलब फ्रॉम वन एंड टू द अदर, मतलब कवरिंग एवरीथिंग। तो ये प्रिपरेशन हो गया। तो अगर ये प्रिपरेशन हो गया तो द मीटिंग इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये इन गलत है, ठीक है। अच्छा, नियर वर्ड जो है ये भी प्रिपरेशन है, स्टूडेंट गो नियर, ठीक है। व्हाट स्टूडेंट वी गो नियर, तो नियर प्रिपरेशन हो गया, इसके बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया दैट कार्ड, ये 2 गलत हो गया। तो ये जो सेंटेंसेस थे ना हमारे, ये सारे एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे थे कि जब भी हम कोई प्रिपरेशन यूज करते हैं तो हमें उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, ना कि कोई दूसरी प्रिपरेशन लिख लोगे तो गलत कर लोगे, ठीक है। तो ये हमने प्रिपोजिशन यहाँ पे रिमूव कर दें। अब अगर हम इनको समझें प्रिपोजिशंस को, ठीक है, डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें, ठीक है, कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हमने कहा द मैन वॉज नियर टू डेथ, इसको देखें क्या है ये, द मैन वॉज नियर टू डेथ, ठीक है। एक सेंटेंस ये हो गया हमारा जो हमें समझना है। एक दो मैं और लिख रहा हूं, ठीक है, ऊपर लिखता हूं यहां पर। अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है, मैं देखो इसको फिर से एक बार लिख देता हूं, 6 को यहां पे लिख देता हूं, द मैन वॉज नियर टू डेथ। ये हमें पता करना है सही है गलत है। एक दो मैं और लिख देता हूं, द मैनेजर वॉज इन विद हिज फ्रेंड्स। दूसरा लिख देता हूं, ही ले अनकॉन्शियस, he lay unconscious inside beside the bed, ठीक है। और एक दो और लिख देता हूं, he went up in a hurry। अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हमें ये पता करना है कि ये क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं, द मैन वॉज नियर टू डेथ, द मैनेजर वॉज इन विद हिज फ्रेंड्स, ही ले अनकॉन्शियस इनसाइड बिसाइड द बेड एंड ही वेंट अप इन अ हरी। वी हैव टू फाइंड आउट वेदर ऑल दीज स्टेटमेंट्स रिटन हियर 6, 7, 8, 9 आर करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आंसर्स बताओ तो अपना कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो क्या करने से सही हो जाएंगे, ठीक है। सो कमेंट योर आंसर्स फास्ट, देन वी शैल डिस्कस देम। Meanwhile, I see your comments here. Six is also correct. अरे यार, सोनी जी का फोन आ गया। The man was near to death. The manager was in with his friends. He lay unconscious inside beside the bed, and he went up in a hurry. एक और लिख देता हूं मैं, 10th. He lives opposite in a small house. He lives opposite in a small house. So we have discussed 5 questions, जिसमें हमने 2 प्रिपरेशन लिखे तो गलत हो गया। अब हमारे पास में फिर से ये 5 सेंटेंसेस हैं, 5 मोर सेंटेंसेस, और हमें ये पता करना है ये सही है गलत है। एक बार जल्दी से आप लोग आंसर बता दें। आंसर्स कर रहे हैं सर ये लोग? 7 रॉन्ग है ना? हाँ। कैन वी वॉच ऑनलाइन कोर्स बाय लैपटॉप? Can remove in, please like video who are enjoying the session. अरे देखो पता है लैंग्वेज का यही मजा है, ठीक है।
जब हम एक पर्टिकुलर एंगल तक चीज़ें देखते हैं तब तो सब कुछ सही है, लेकिन उसके आगे जब हम जाते हैं ना तो एक नया होराइजन हमारे लिए ओपन होता है कि जहाँ पर हम अनलिमिटेड चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर मैं आंसर्स की बात करूं, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये सारे सेंटेंस सही है। अब बस तुम लोग जल्दी से सुनना शुरू कर दो, कमेंट करना बंद करो, ठीक है। यहाँ पे सुनना और समझना शुरू कर दो, वो कमेंट्स बंद कर दो। ये जो सारे क्वेश्चन हमने लिखे ना, ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना कि नियर एक प्रिपोजिशन है, नियर टू एक प्रिपोजिशन है। इनका मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। नियर प्रिपोजिशन होती है जिसके थ्रू हम रेफर करते हैं अ पॉइंट इन स्पेस, स्पेस में किसी पॉइंट को, मतलब कोई स्पेशियल पॉइंट होता है, स्पेशियल मतलब रिलेटेड टू स्पेस या एग्जिस्टिंग इन स्पेस, तो उसके लिए हम नियर का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा डोंट गो नियर वेयर, तो वेयर जैसे हमने किसी पर्सन ने कहा डोंट गो नियर वेयर, तो नियर द कार, तो द कार है ना वो एक पॉइंट हो गई स्पेस में, ठीक है, उसको रेफर करने के लिए हमने प्रीपोजिशन नियर का यूज कर लिया। लेकिन ये जो नियर टू प्रीपोजिशन होती है इसको हम यूज करते हैं तब जो हमें रेफर करना हो स्टेट, स्टेट को, स्पेस नहीं हमें रेफर करना है, हमें रेफर करना है स्टेट ऑफ समबडी, ठीक है, समथिंग एब्स्ट्रैक्ट नॉट फिजिकल। अब देखो जो चीजें स्पेस में या टाइम में एग्जिस्ट करती हैं वो मेनली फिजिकल होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी ऐसे पॉइंट को रेफर करना है जो स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसके लिए नियर यूज कर लेंगे, ठीक। लेकिन अगर वो पॉइंट स्पेस का ना हो तो फिर नियर नहीं यूज करना, फिर नियर टू यूज करना है। नियर टू जो होती है प्रिपोजिशन, इसको हम यूज करते हैं स्टेट रेफर करने के लिए या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को रेफर करने के लिए। जैसे डेथ है, डेथ जो होती है ये स्टेट है। नाउन वाउन अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो नाउन में ऐसा पढ़ा होगा, समझा भी होगा कि अगर ढंग की जगह नाउन या ढंग से पढ़ा होगा नाउन तो, कि लाइफ और डेथ जो है ना, दीज आर द स्टेट्स। लाइफ इज द स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव, अलाइव होने की जो स्टेट है उसका नाम है लाइफ, डेड होने की नाम है डेथ। तो लाइफ और डेथ जो है ना ये दोनों स्टेट हैं, ठीक। तो ये जो हमने लिखा ना नियर टू डेथ, वो नियर सही है क्योंकि वो फिजिकल पॉइंट नहीं है डेथ। अगर वो फिजिकल पॉइंट होता तो हम नहीं लिखते। जैसे हमने कहा द मैन वॉज नियर द कार, ठीक है, नियर द टेम्पल, तो वो फिजिकल पॉइंट्स होते हैं। डेथ जो वो फिजिकल पॉइंट नहीं, वो स्टेट है, तो उसके लिए प्रिपोजिशन यूज करना है नियर टू, ठीक। अच्छा, अब जैसे हमने लिखा नियर टू डेथ, मान लो कोई आदमी आंसू उसके आगे है, ठीक है, ऐसी हालत में हो गया, नियर टू टीयर्स। टीयर्स का मतलब इन अ स्टेट ऑफ, ठीक है। नियर टू बैंकरप्सी, कोई कंपनी है दिवालिया होने वाली है बिल्कुल, एटसेट्रा। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि नियर और नियर दोनों प्रिपोजिशन होती हैं, ठीक है। नियर को हम यूज करते हैं तब जब हमें रेफर करना हो किसी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस को, ठीक है, किसी ऐसे थिंग को जो कि स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है फिजिकली। वो जो हमने एग्जांपल लिखा था, अगर तुम्हें ध्यान रहो, मैं फिर से उस टाइप से देखो एक बार लिख देता हूं। जैसे अगर मैं लिख दूं डोंट गो नियर द कार, अगर मैं इसको लिख दूं नियर टू द कार, तो ये गलत है क्योंकि कार जो है इसका एग्जिस्टेंस स्टेट, ये स्टेट नहीं है कार। कार जो है ये एक स्पेस का पॉइंट है, स्पेस का पॉइंट है तो उसके लिए नियर प्रिपोजिशन यूज हो जाएगी, तो फिर इस टू की जरूरत नहीं है, ये यहाँ गलत है, वहां सही है। तो ये क्यों से, ये समझ में आ गया, चलो ओके नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये सही है, इन प्रिपोजिशन है, विद प्रिपोजिशन है, ठीक है, तो दोनों एक साथ आने नहीं चाहिए। ये पता है क्यों सही है, क्योंकि ये इन यहाँ पे प्रिपोजिशन नहीं है, एडवर्ब है, ठीक है, ऐसे समझना। ज्यादातर जो हमारी प्रिपोजिशन होते हैं ना, जो प्लेस के पॉइंट्स को रेफर करती हैं, वो एडवर्ब्स भी होती हैं, जैसे कि इन, ओवर, अंडर, थ्रू आउट, अप, बिलो, अक्रॉस, इनसाइड, आउटसाइड और ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ, एटसेट्रा। तो ये जो है ना वर्ड्स, अगर हम इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखकर यूज करें तब तो है ये प्रीपोजिशंस। अदरवाइज अगर हम इनको ऐसे यूज करें तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। ज्यादातर जो हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं ना इंग्लिश में, वो प्रीपोजिशंस भी होती हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों ही होते हैं। एक एग्जांपल से पहले बात समझा देता हूं। जैसे मैंने किसी पर्सन से कहा प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, तो ये जो कम के साथ हमने इन लिखा ना, इट कांट बी अ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये प्रीपोजिशन है तो फिर इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। प्रीपोजिशंस बिना ऑब्जेक्ट के आती नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा क्या पिछली क्लास में, जो हमने प्रीपोजिशन की पहली क्लास ली थी उसमें हमने ये पढ़ा कि प्रीपोजिशंस होते हैं, उनका काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को जो कि उनका ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस के दूसरे वर्ड से रिलेट करना, ठीक है।
अगर कोई नाउन या प्रोनाउन ना हो रिलेट करने के लिए तो हम प्रीपोजिशन क्यों यूज करेंगे? तो इसका मतलब ये जो हम इन लिख रहे हैं ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये एडवर्ब है, ठीक है। वेयर का रिप्लाई हो गया प्लीज कम वेयर, वेयर का रिप्लाई आ गया इन, तो ये इन प्रीपोजिशन हो गया। अच्छा अगर मैं ठीक है ही वॉज इन द रूम, तो ये इन प्रीपोजिशन हो गई, द रूम इज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिंगल वर्ड इन, यहाँ पर ये सिंगल वर्ड जो इन है ये है वेयर का रिप्लाई एडवर्ब, यहाँ पर ये जो इन द रूम पूरी फ्रेज है ये है वेयर का रिप्लाई एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इन द रूम है ना ये पूरी फ्रेज ये एडवर्ब है, यहाँ पे सिंगल वर्ड एडवर्ब है, ठीक है। अगर तुम्हें याद रहा हो तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं उनके बाद में हम कॉम्प्लीमेंट बना के नाउन या नाउन फ्रेजेस को लिख सकते हैं। तो हमने नाउन फ्रेजेस में पढ़ा था कि जैसे हियर है, देयर है, नाउ है, देन है, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, ठीक, वो नाउन इक्विवेलेंट्स होते हैं, हम उनको एज नाउन ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे हमने जो लिखा ना ही वॉज इन द रूम, ठीक है, तो ये जो इन द रूम है पूरी फ्रेज ये हमारी एडवर्ब फ्रेज है और जो कि कॉम्प्लीमेंट है वॉज के साथ। लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट फ्रेज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं हो सकते, एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, ठीक है। उनके थ्रू हम क्या करते हैं, उनके थ्रू हम ये बताते हैं काम कैसा हुआ या कैसे किया गया, मैनर को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब्स में कोई मैनर होता नहीं है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो लिंकिंग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, बाकी हो सकते हैं। तो ये जो इन द रूम हमने लिखा ना ये भी वेयर का रिप्लाई है, इन भी वेयर का रिप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट जो है कॉम्प्लीमेंट जो है वो इन द रूम। अब छोटी सी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं इन, ओवर, अंडर, थ्रू आउट, अप, बिलो, अक्रॉस, इनसाइड, आउटसाइड, अपोजिट, ऑफ, ये हमारी प्रीपोजिशंस भी होती हैं, एडवर्ब्स भी होते हैं। अगर हम इनको यूज करें किसी पोजीशन को रेफर करने के लिए तो ये एडवर्ब है, अगर हम इनके साथ किसी नाउन को लिखकर यूज करें तो फिर वो जो पूरी फ्रेज बनेगी वो एडवर्ब होगी, उस केस में तब हम इन्हें प्रीपोजिशन कहेंगे, ठीक है। जब ये बातें तुम्हें समझ में आ गई तो देखो द मैनेजर वॉज, वेयर वॉज ही, इन, तो ये इन एडवर्ब हो गया, ये विद प्रीपोजिशन हो गई, हिज फ्रेंड्स इज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर हमने लिखा ही ले अनकॉन्शियस, वेयर, वेयर डिड ही ले अनकॉन्शियस, इनसाइड, ठीक है, तो इनसाइड एडवर्ब हो गया, ठीक है। वेयर इनसाइड, बिसाइड द बेड, बेड के पास, तो बिसाइड प्रीपोजिशन हो गई और ये उसका अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो वो जो बेड है ना वो बिसाइड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो इनसाइड का ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब वो जो पर्सन था वो बेड के अंदर नहीं था, वो अंदर था, अंदर का मतलब इंडोर्स, घर के अंदर, कमरे के अंदर, तो इनसाइड एडवर्ब हो गया, इसका मतलब इंडोर्स होता है। तो ही ले अनकॉन्शियस, वेयर, वेयर डिड ही लाई अनकॉन्शियस, इनसाइड, ठीक है, ठीक है। फिर वेयर, इनसाइड पर ले गए तो इनसाइड में भी पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, मान लो घर है, कोई पर्सन घर के अंदर है, तो घर के अंदर हम पहुंच गए, फिर वहां पर भी उसके पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए फर्दर हमने लिख दिया बिसाइड द बेड, तो ये सही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ही वेंट वेयर अप, ठीक है, अप हो गया हमारा एडवर्ब, वेयर का रिप्लाई, इन प्रीपोजिशन हो गई, अ हरी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी मिलके एडवर्ब बन गया, हाउ का रिप्लाई। तो ये जो इन अ हरी है ये एडवर्ब फ्रेज है, मैंने डिस्क्राइब कर रही है, ही वेंट हाउ, इन अ हरी, जल्दबाजी में, वेयर अप, तो अप एडवर्ब हो गया, इन अ हरी भी एडवर्ब हो गया, ठीक है। इन अ हरी जो फ्रेज है वो एडवर्ब है, तो उसमें इन प्रीपोजिशन हो गया, हरी उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो अपोजिट वर्ड है ना इस पर थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। हमने लिखा ही लिव्स अपोजिट, तो ये जो अपोजिट है ना ये एडवर्ब है, ही लिव्स अपोजिट, ठीक है। अपोजिट वेयर का रिप्लाई है, एडवर्ब प्लेस है, वेयर, वेयर का मतलब ऑन द अदर साइड, तो ये जो अपोजिट वर्ड है ना हमारा ये एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है ऑन द अदर साइड। जैसे हम यहाँ हैं, हमारा घर यहाँ है, तो हमारे घर के सामने वो रहता है, ठीक है, तो अपोजिट लिख दिया, ये एडवर्ब हो गया। फिर इन हो गई प्रीपोजिशन, अपोजिट रहता है तो कहाँ रहता है, रोड पर रहता है, किसी मकान के अंदर रहता है, किसी फ्लोर पे रहता है, कहाँ रहता है, पार्क में रहता है, तो वो बताने के लिए फिर हमने लिख दिया इन अ स्मॉल हाउस, तो वो जो इन है प्रीपोजिशन, स्मॉल हाउस है उस प्रीपोजिशन का दूसरा एडवर्ब बन गया, तो ये सही है। ही लिव्स अपोजिट, वो हमारे सामने रहता है, ठीक है, एक स्मॉल हाउस में। अब अगर तुम्हें ये बातें समझ में आ जाएं कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों होते हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकते हैं कि हमें लगेगा देखने को हमने दो प्रीपोजिशन लिख दी, ठीक है, हम उसको प्रीपोजिशन मान लेंगे लेकिन एक्चुअल में वो प्रीपोजिशन होगी नहीं, ठीक है। तो पहले बात तो ये समझनी है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और लिखूंगा उसको भी तुम लोग समझना। 11th, we have put some money by for
द ट्यूशन फीस। वी हैव पुट सम मनी बाय फॉर द ट्यूशन फीस। जल्दी से मुझे ये बता दो, ये 11th क्वेश्चन जो हमने लिखा है ये सही है या गलत है? अगर गलत है तो क्या करने से सही होगा, और अगर सही है तो नो इशू। जल्दी से आंसर बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूं तुम लोगों के। हरिओम। क्या हुआ सर, ये नेट वगैरह नहीं आ रहा? माइक तो सही है। साउंड सही है? आंसर्स कर रहे हैं सर मेरे पे, तो इसका जियो का नेट नहीं है। रिमूव बाय। आज स्मार्ट लग रहा हूं। अगर सही बोल रहा है तब तो थैंक्स। अगर सही बोल रहे हो और मैं स्मार्ट लग रहा हूं तो आज के लिए थैंक्स। मेरा तो नेटवर्क ही गायब हो गया इसका। वो वाला फोन देना, देखें उसमें आइडिया किसी में कुछ आ रहा होगा। सुमित दियो तो। सब ठप है, छोड़ो मैं बाद में देख लूंगा। ये ले सुमित। देखो यहाँ पर है पता क्या, जैसे हमने लिखा वी हैव पुट सम मनी बाय फॉर ट्यूशन फीस। अब हमें लगेगा कि बाय लिख दी प्रिपोजिशन, साथ में फॉर लिख दी प्रिपोजिशन, ठीक है, दोनों गलत हो गए। असल में ये बाय एडवर्ब है, ठीक है। इस तरीके से सीखना सर टेढ़ा नहीं हो जाता है। आदमी एक ऐसी हालत में आ जाता है कि अब क्या सही माने क्या गलत माने, है ऐसा होता है ना। चीजें हमें जब तक अधूरी होती है ना तब तक खुश रखती हैं, तब तक हमें लगता है बहुत सीखा, ठीक है। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना तो ये चीजें समझ, यहां से जाके आप कंप्लीट होगा अगर कुछ हुआ, ठीक है। अब देखो जो पता है पुट वाई जो होते हैं ना फ्रेजल वर्ब होती है, अगर तुम लोगों ने पढ़ा फ्रेजल वर्ब तो समझते होगे, कोई वर्ब है उसके बाद में हमने कोई पर्टिकुलर प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब लिख दिया तो एक नया मीनिंग बन गया उसका, ठीक है, जिसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो पुट वाई जो है ना ये फ्रेजल वर्ब है। पुट बाय का मतलब है सेट असाइड, किसी चीज को एक तरफ बचा के रख लेना किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये पुट बाय है, ये हमारी फ्रेजल वर्ब है। पुट है वर्ब और बाय है एडवर्ब, ठीक है। अच्छा अब हमने कहा अगर हम केवल इतना लिखें वी हैव पुट सम मनी बाय, केवल पुट नहीं लिख पाओगे, बाय लिखना पड़ेगा अगर वो मीनिंग कन्वे करना चाहता है। तो इसका मतलब हो जाएगा वी हैव सेट असाइड सम मनी, हमने कुछ पैसा बचा लिया। वाई, बचा क्यों लिया पैसा? तो वाई बचाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर प्रिपोजिशन के साथ में द ट्यूशन फीस ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो ये फॉर प्रिपोजिशन हो गई, द ट्यूशन फीस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये मिलके हमारे वाई का रिप्लाई एडवर्ब बन गया। वाई का रिप्लाई, व्हेन का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर द ट्यूशन फीस हमने लिख देना वो हमारी एडवर्ब फ्रेज हो गई है, जिसका हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें ये बताना है कि हमने पैसा अलग रखा क्यों है, बचाया क्यों है, वजह क्या है, फॉर। तो जो फॉर प्रिपोजिशन होती है पर्पस को रेफर करने के लिए यूज की जाती है। तो दोनों सही है। जब ये बातें यहां तक तुम्हें समझ में आ गई हो कि कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी भी होती हैं जो एडवर्ब्स भी होते हैं, जनरली वो प्रीपोजिशन एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, ठीक है। बाई हालांकि एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है लेकिन फिर भी ये प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। ये बातें समझ में आ जाने के बाद फिर मैंने आपसे 10th क्वेश्चन उसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक, उस पर मैं वापस आता हूँ। एक क्वेश्चन है, मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे तुम में से जो प्रीवियस ईयर की बुक्स वगैरह स्टडी करते होंगे उन्होंने ये क्वेश्चन कभी न कभी किसी न किसी बुक में देखा पढ़ा होगा, क्योंकि ये सीपीओ मेंस के पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, Vinay sat opposite to me at dinner. Vinay sat opposite to me at dinner, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो हमें सीखना समझना है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब जितनी भी देर हमारी क्लास चलेगी उसमें हम यही डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मैं पहले चाहूंगा एक बार तुम लोग अपने आप कमेंट करके आंसर्स बताओ। हालांकि मेरा नेट आज काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर से तुम्हारे कमेंट्स देखने की कोशिश करता हूँ। हाँ
देखिए जब हम किसी फ्रेजल वर्ब को बनाते हैं एडवर्ब लिखकर, ठीक है, ऐसे बता दूं ओरली। देखो बच्चे सरवा, ये कहानी क्या है कि जैसे हम फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं तो फ्रेजल वर्ब्स बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम प्रीपोजिशन के साथ, मतलब किसी वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन यूज कर लें, या हम कोई एडवर्ब यूज कर लें, ठीक है, दोनों का ये यूज होता है, ठीक है। इतनी बात तो तुम समझ गए होगे कि बहुत से एडवर्ब और प्रीपोजिशन कॉमन होती हैं। जब हम कोई फ्रेजल वर्ब फॉर्म करते हैं यूजिंग एन एडवर्ब, तो फिर वो सेपरेबल नेचर की होती है। सेपरेबल होने का मतलब ये होता है कि अगर हम उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना, तो फिर वो एडवर्ब जो है उस ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, किसी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं आते, सीधी वजह ही है, ठीक है। बाकी अगर डिटेल में कभी, फिर हम कभी किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। विनर सैट अपोजिट टू मी एट डिनर, आंसर बता रहे हैं लोग सर? टू की जगह विद आएगा, इसको यही बुला लो। हाँ, रिमूव टू फंडामेंटल कब तक मिल जाएगा? 2 हफ्ते में, अगले हफ्ते से मैं शुरू कर दूंगा। 2 हफ्ते में फंडामेंटल्स तैयार कर दूंगा, उसके बाद में फिर हम लाइव बैच लॉन्च कर देंगे। टू व्यूज में मुझे क्लियर नहीं होगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। देखो खैर, जो बात कर रहे हो तुम इधर उधर की बातें मत क्या करो, जब ये बात डिस्कस कर रहे हैं तो इसी पर रहो। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो अपोजिट वर्ड है ना, थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अपोजिट जो वर्ड होता है ये एडवर्ब होता है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ और भी समझ लेना। असल में ये जो वर्ड है अपोजिट जिसे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्ड एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक है। ऐसे समझना, ये जो वर्ड होता है अपोजिट, इसका एक तो मतलब होता है कॉन्ट्ररी, विपरीत, डिफरेंट, अलग टाइप का होना। उस मीनिंग में वर्ड केवल एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इस अपोजिट वर्ड का एक मीनिंग और भी होता है, इस अपोजिट वर्ड का एक मीनिंग और भी होता है। अपोजिट का मतलब होता है ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है फेसिंग, ठीक है। ऑन द अदर साइड मतलब हमारे सामने की तरफ, जो हमारी तरफ है, ठीक है, जिसके ऑपोजिट हम है वो हमारे ऑपोजिट है, फेसिंग सीधे शब्दों में कहें तो। अपोजिट का मतलब ये भी होता है ऑन द अदर साइड, फेसिंग। ये जो मीनिंग है इसका अपोजिट का, इस मीनिंग में ये वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है और एडवर्ब भी होता है, ठीक है। एडवर्ब तो वही समझ लो कि अगर हम ऑन द अदर साइड मीनिंग कन्वे कर रहे हैं और अपोजिट वर्ड हमारा एडवर्ब होगा तो हम इसका कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। ही वॉज स्टैंडिंग ऑपोजिट, ही वॉज स्टैंडिंग ऑपोजिट का मतलब वो हमारे सामने खड़ा था, तो ऑपोजिट एडवर्ब हो गया। अगर हम लिखते हैं ही वॉज स्टैंडिंग ऑपोजिट मी, तो फिर वो प्रीपोजिशन हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट लिख दे तो प्रीपोजिशन, नहीं लिखा तो एडवर्ब। बाकी होता है एडजेक्टिव भी, ठीक। अब अगर ये बातें तुम लोगों को समझ में आई हैं, ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एक चीज तो डन है कि इसका मतलब कॉन्ट्ररी या डिफरेंट तो है नहीं। ये जो वर्ड है ना हमारा ऑपोजिट, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्ररी या डिफरेंट तो है नहीं, तो इसका मतलब एडजेक्टिव तो होगा नहीं, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या प्रीपोजिशन होगा, या एडवर्ब होगा। एडवर्ब होगा तो फिर इसके बाद में टू मी नहीं लिख पाओगे। थोड़ी देर के लिए हम ना एडवर्ब हटा ही देते हैं इसको, जब समझ में आ जाएगा तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि ऑपोजिट का मतलब अगर ऑन दी अदर साइड हो या फेसिंग हो तो ये वर्ड एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन दोनों ही होता है। हमें बस ये पता लगाना है कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव है या प्रीपोजिशन, ठीक है। पिछले वीडियोस वगैरह अगर आप लोगों ने देख रखे हैं सारे सीक्वेंस के हिसाब से। हाँ, एक बच्चा पता नहीं कोई कह रहा था कि सर हम जो वो बनाएंगे ना प्ले लिस्ट, हमारी प्ले लिस्ट कोई मतलब सिस्टम से नहीं है। तो भैया हमें आती नहीं प्ले लिस्ट बनाने, सीधी सी बात ही है। हमें बस इतना आता है कि एक इवेंट लगाओ उस पर कि किस समय आएंगे, कौन से दिन आएंगे, उस समय आगे कैमरे के सामने खड़े हो जाओ, मार्कर लो, पढ़ाना शुरू कर दो, घर चले जाओ, ठीक है। तो एक्चुअली हमें प्ले लिस्ट वगैरह कुछ बनाना आता नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा हम भी सीखेंगे कि प्ले लिस्ट क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है और बनाकर फिर उनका क्या किया जाता है, ठीक है। खैर, तो अभी तो जैसे जब तक प्लेलिस्ट वगैरह नहीं है तब तक एक काम करो, अपना पहले वीडियो से शुरू करो, लास्ट वीडियो तक देख लो, बस ये देख लो कि वो सीक्वेंस क्या है, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा कि जो अपोजिट वर्ड होता है इसका मतलब अगर ऑन द अदर साइड या फेसिंग हो तो एडजेक्टिव भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है। हमें ये पता करना है कि एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है। देखो, ये वर्ड एडजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये वर्ड एडजेक्टिव होता है ना, किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, यहाँ पे कोई नाउन लिखा नहीं है,
ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम एडजेक्टिव को बिना नाउन के भी यूज कर सकते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद में लिखकर एज अ कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि मैंने लिखा आई एम हैप्पी, तो हैप्पी एडजेक्टिव है, आई एम लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा गया, आई को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एडजेक्टिव प्रूव करना चाहें तो शायद लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो हमें पता है कि एडजेक्टिव दो ही तरीके से यूज होते हैं, या तो लिंकिंग वर्ब के बाद में एज अ कॉम्प्लीमेंट, या फिर किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में लिखकर, या तो हम नाउन प्रोनाउन के साथ लिख के एडजेक्टिव को यूज करते हैं एट्रीब्यूटिवली, या हम उसे यूज करते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद में लिख के एज अ कॉम्प्लीमेंट। ना तो ये लिंकिंग वर्ब के बाद में लिखा गया कि जो हम कह दें एडजेक्टिव है कॉम्प्लीमेंट के तरीके से यूज हो रहा है, ना ये किसी नाउन के साथ उसे डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया कि जो हम कह दें एट्रीब्यूटिवली किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब ये जो अपोजिट है हमारा, ये एडजेक्टिव है ही नहीं, ठीक है, एडजेक्टिव है ही नहीं। तो अगर एडजेक्टिव नहीं है तो फिर प्रीपोजिशन ही होगा। अब सोचने वाली बात है कि अगर ये प्रीपोजिशन है तो फिर इसके बाद हमने टू प्रीपोजिशन क्यों लिखी, मी क्यों नहीं लिख दिया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो भाई, अपोजिट हो गया प्रीपोजिशन, मी उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस टू की जरूरत नहीं रहेगी। अभी धीरे धीरे और समझते जाना, ये अपोजिट प्रीपोजिशन हो गया, ये मी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये दोनों मिलकर हमारी एडवर्ब फ्रेज बन गए, क्योंकि जब भी हम प्रीपोजिशन का नाउन प्रोनाउन लिखेंगे तो वो एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी एडवर्ब फ्रेज बन गई वेयर का रिप्लाई। अच्छा, अब सोचने वाली बात है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, एडवर्ब तो हमने पढ़ लिया कि एडवर्ब जो होता है वो होता है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का रिप्लाई। एडजेक्टिव्स जनरली, सारे तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन जनरली एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं। अब तुम्हें ये ध्यान यहाँ से ये रखना है कि अगर हम व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज करेंगे तब तो मतलब अगर व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करने के लिए अपोजिट का यूज करेंगे तब तो है ये एडजेक्टिव, लेकिन अगर हम इसको वेयर का रिप्लाई यूज करने के लिए यूज करेंगे तो फिर ये प्रीपोजिशन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ेगा, विनय सैट अपोजिट मी एट डिनर। फिर से देखो, समझ लो, विनय सैट वेयर, वेयर डिड ही सिट, तो वेयर का रिप्लाई गया अपोजिट में, अपोजिट प्रीपोजिशन हो गई, मी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, मिलकर हमारी एडवर्ब फ्रेज बन गई, टू की जरूरत नहीं थी, हटा दो, ठीक है। सीपीओ मेंस के पेपर में है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नेट पे डालोगे तो मिल जाएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा अपनी तरफ से मॉडिफाई करके फिर तुम लोगों से पूछता हूं, विनय sat in the chair opposite to mine, माइन का मतलब माई चेयर, ठीक है। अब हमें यह पता करना है कि ये जो सेंटेंस हमने लिखा, विनय सैट इन द चेयर अपोजिट टू माइन, ये सही है गलत? देखो देखो, इसके आंसर्स भी करो एक बार, देखो तो क्या कर रहे हो तुम लोग। संतोष गुप्ता, ऑन मत लिखा करो, ऑन तब लिखा करो जब कोई फ्लैट सरफेस पे बैठा हो, फ्लैट सरफेस, ठीक है। हाँ, चेयर जनरली फ्लैट होती नहीं, स्टूल, टेबल, डेस्क ये फ्लैट होते हैं, ठीक है। चेयर के साथ में इन ही लिखा करो, ऑन लिखा जा सकता है अगर उस तरीके की कोई चेयर बना दीजिए जो फ्लैट हो सरफेस से। ये लोग सिर्फ फीस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अब पता है ये वाला सही है, ये जो अपोजिट के साथ हमने टू लिखा ना ये सही है। पता है ये सही क्यों? इसको ऐसे समझना, हमने लिखा विनय सैट वेयर, वेयर डिड ही सिट इन द चेयर, तो यहाँ पे जो वेयर का रिप्लाई हमने लिखा था ना अपोजिट मी, यहाँ पर हमने वेयर का रिप्लाई किया इन द चेयर, तो वेयर का रिप्लाई एडवर्ब तो हमें मिल ही गया, ठीक है। अगर हमें वेयर का रिप्लाई एडवर्ब मिल ही गया तो फिर इसके बाद में हमें एडवर्ब लिखने की जरूरत तो रही नहीं, एक चीज। दूसरी बात, जैसे हमने लिखा विनय सैट इन द चेयर, चेयर में बैठ गया, अब हम देख रहे हैं चेयर के साथ में आर्टिकल द लिख रखा है, हमें पता है कि द आर्टिकल हम तब लिखते हैं किसी नाउन के साथ में जब वो स्पेसिफिक हो या डेफिनेट हो, ठीक है, पर्टिकुलर हो। तो हमें कैसे पता लगेगा चेयर डेफिनेट है, कौन सी चेयर? तो उस चेयर को डिस्क्राइब करने के लिए हमने यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया, विनय सैट इन द चेयर, विच चेयर डिड ही सिट, विच चेयर, व्हाट काइंड ऑफ चेयर, तो उसका रिप्लाई गया ऑपोजिट। तो ये ऑपोजिट जो है ना, ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, विच का रिप्लाई है, तो एडजेक्टिव हो गया। जो वर्ड्स विच को या व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा विनय सैट इन द चेयर, विच चेयर, कौन सी चेयर, तो विच का रिप्लाई मतलब हमने लिख दिया चेयर को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये ऑपोजिट एडजेक्टिव हो गया। अब ये एडजेक्टिव है चेयर का, माइन का तो है नहीं, तो जो माइन हमारा प्रोनाउन है उसको हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे, तो ये सही हो गया।
तो अगर हम ऐसे लिखें तो ये टू सही है, ऐसे लिख दें तो ये गलत है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन अगर ये बात समझ में आई हो, मैं तुम लोगों से और डिस्कस करता हूँ, आंसर्स बताना। क्वेश्चन नंबर 14, they lived in a hotel opposite our college. एक मिनट, ऑपोजिट टू आर कॉलेज लिखना, या चलो छोड़ो, आर कॉलेज ही छोड़ दो। एक दूसरा, they are building a hotel opposite to our college. चलो, अब हमें ये पता करना है कि ये दोनों जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं ये सही है या गलत है। अगर सही है तो कैसे सही करें, और गलत है तो कैसे, मतलब सही है तो कैसे सही करें, गलत है और गलत है तो कैसे सही करें, ऐसा रहेगा बताना, ठीक है। दिमाग से कट गया है जरा। असल में हमने क्लास ना शाम शुरू की थी, दोपहर पर मैं लंच करके थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन फिर हमें ध्यान आया कि आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो हमने सोचा हम भी घर जल्दी पहुंचते हैं, तुम लोग भी अपना अभी पढ़ लो, शाम को मैच देखना। कर रहे हैं कमेंट? फर्स्ट वन इज रॉन्ग। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, ऑपोजिट को जब हम यूज करते हैं इन द अदर डायरेक्शन, मतलब ये मीनिंग कन्वे करने के लिए कि ऑन द अदर साइड, फेसिंग, तब ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा एडजेक्टिव एडवर्ब है, तो हमें ये देखना है कि हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं सेंटेंस में, मतलब इसके सेंटेंस में यूज किया है। हम इसको सेंटेंस में यूज कर रहे हैं वेयर को रिप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो ये एडवर्ब है, तो ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि एडवर्ब फ्रेज बनाएगा तो हम इसको प्रीपोजिशन कहेंगे। अच्छा, अगर हम इसको यूज कर रहे हैं विच को रिप्लाई करने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करने के लिए, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक। अब देखो, पता है क्या, हमें लगता है कि हम किताब से सीख के फिर क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा है, होता नहीं है। हम केवल अपने को प्रिपेयर करते हैं, वो जो क्वेश्चन होता है ना हमें वही सिखाता है, तो हमें सारा फोकस करना चाहिए उसको समझने पे। लर्निंग हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग हो, कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को हम डिकोड करना जानते हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमारे पास रेडीमेड क्वेश्चन आंसर्स हैं और हम कॉन्टेक्स्ट में फिर उलझ जाते हैं और सब खोज खोज करके अपना बैठ जाते हैं। क्लैरिटी के साथ में लर्निंग का फायदा ये मिलता है कि हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को डिकोड करके समझ पाते हैं कि किस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। अगर हम वो उतना नहीं समझ सकते तो फिर कॉन्फिडेंस आना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने लिखा दे आर बिल्डिंग अ होटल, दे आर बिल्डिंग अ होटल, अब इसके बाद में तुम क्या लिखोगे, व्हाट काइंड ऑफ होटल या वेयर, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा सेंस अप्लाई करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि जो होटल अभी बन ही रहा है हम उसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, अभी तो वो बन ही रहा है, अभी तो वो अधूरा है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात पे रिप्लाई लिख रहे होंगे वेयर का, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे दे आर बिल्डिंग अ होटल वेयर, वेयर आर दे बिल्डिंग अ होटल। तो अगर ये फ्रेज हमारी वेयर का रिप्लाई है तो ये एडवर्ब फ्रेज है, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब होता है, ठीक है। तो अगर ये एडवर्ब फ्रेज है तो इसका मतलब ये ऑपोजिट है प्रीपोजिशन, और कॉलेज इज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये टू प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, हटा लो, ठीक है। अब जरा इस पे आ जाओ, दे लिव्ड वेयर, वेयर डिड दे लिव, तो वेयर का रिप्लाई मिल गया होटल, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ होटल, होटल, ठीक है। तो होटल को डिस्क्राइब करने के लिए फिर हमने एक वर्ड लिख दिया, तो ये ऑपोजिट हो गया एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव हो गया होटल का तो आर कॉलेज को फिर कैसे जस्टिफाई करोगे, भाई आर कॉलेज नाउन है, नाउन जो होते हैं सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं, आर कॉलेज सब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि इन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट होटल हो गया और अपोजिट होटल का एडजेक्टिव हो गया। तो हम क्या करेंगे, आर कॉलेज को टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ऐसे हो जाएगा दे लिव्ड इन अ होटल ऑपोजिट, ऑपोजिट टू आर कॉलेज, ठीक। जब ये बात तुम्हें समझ में आने लग जाए कि ऑपोजिट को जब हम यूज करते हैं बट काइंड ऑफ को रिप्लाई करने के लिए, विच को रिप्लाई करने, तो ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अगर हम ऑपोजिट को यूज करें वेयर को रिप्लाई करने के लिए तो ये प्रीपोजिशन या एडवर्ब होता है। तो ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हम वेयर को रिप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऑपोजिट प्रीपोजिशन
हमारा कॉलेज जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, टू प्रीपोजिशन की जरूरत है नहीं। लेकिन यहाँ पे अपोजिट प्रीपोजिशन नहीं है। अगर ये प्रीपोजिशन होता तो और कॉलेज इसका ऑब्जेक्ट बन जाता। ये तो एडजेक्टिव है, होटल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, और कॉलेज को टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे। यहां तक आने के बाद में अब एक दो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 16 लिखा। 16 में हमने लिखा द रिएक्शन इज ऑपोजिट टू द एक्शन। The hospital is opposite to the station। ये सेंटेंसेस पढ़ो दोनों 16 और 17 और जल्दी से मुझे ये बता दो कि दोनों सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं, और अगर गलत हैं तो कैसे सही होंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस है द रिएक्शन इज ऑपोजिट टू द एक्शन, और दूसरा है द हॉस्पिटल इज ऑपोजिट टू द स्टेशन। कमेंट फास्ट। सिक्सटीन करेक्ट लिख रहे हैं ये लोग। फर्स्ट राइट हो गया। लिंकिंग वर्क के बाद में एडजेक्टिव होगा। देखो बेटा रजत, और मैं एक चीज ध्यान देना कि लिंकिंग वर्क के बाद में हम, देखो एक चीज समझ लो यार, तुम लोग कंफ्यूज लग रहे थे। मैंने एक सेंटेंस लिखा ही इज हैप्पी, और ठीक है, और हमने लिखा ही इज हैप्पीली। तो जो हैप्पी है ना ये सही है, हैप्पीली है ये गलत है। अब इसको हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे जो हैप्पी है ये एडजेक्टिव है, हैप्पीली है एडवर्ब है। ठीक है, एक छोटे लेवल की शुरुआत जहां से करनी है वहां के लिए लेवल ठीक है, लेकिन जब ऊंचे लेवल पे जाओगे तो फिर काम नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा इससे ज्यादा सीखना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत तक ठीक है कि बी की फॉर्म इज एम आर वाज वर्ब, जब इनको वर्ब बना के लिखते हैं तो लिंकिंग वर्ब होते हैं, तो लिंकिंग वर्ब्स के बाद में हमें एडजेक्टिव लिखने चाहिए, एडवर्ब्स नहीं। ठीक है, तो हमने कहा कि हैप्पी एडजेक्टिव है, सही हो गया। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे गलत हो ही क्यों गया, भाई क्यों एडवर्ब गलत हो गया, हम केवल एडवर्ब है इसलिए गलत हो गया, कोई वजह भी है इसलिए गलत हो गया। तो अगर हम वजह की बात करें तो वजह ये होती है कि जो एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, हमने कहा कि हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होते हैं। इसी बात को थोड़ा सा अगर हम पूरा करें तो एक्चुअल में हाउ का रिप्लाई एडवर्ब्स तो होते हैं, लेकिन एडवर्ब वो मैनर होते हैं। एडवर्ब वो मैनर वो एडवर्ब्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये बताते हैं कि कोई काम कैसे किया गया है, कैसे हुआ, मतलब काम के होने का तरीका। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं वो ना डूइंग होती है ना हैपनिंग होती है। ठीक है, ना उनमें कोई कुछ करता है ना ही किसी को कुछ होता है, तो ना वो डूइंग है ना वो हैपनिंग है, तो उनमें मैनर हो ही नहीं सकता, तो मैनर हो नहीं सकता, इसलिए एडवर्ब वो मैनर गलत होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम कोई दूसरा एडवर्ब लिख दें, ही इज हियर, तो इसको नाउन इक्विवेलेंट मान लो, ये मैनर थोड़ी डिस्क्राइब कर रहा है, सही हो गया। तो बात ये नहीं है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब गलत होते हैं, बात ये है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब मैनर गलत होते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद में वो एडवर्ब गलत हो जाएंगे जिनके थ्रू हम किसी काम के होने या किए जाने को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो हियर है ना, ये काम के होने को रेफर नहीं कर रहा है, ये इसकी स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये भी उसी का इक्विवेलेंट हो गया, नाउन इक्विवेलेंट हो गया, सही हो गया। हमने पढ़ा ना पिछली क्लास में, हियर का मतलब होता है एट दिस पॉइंट। तो ऑपोजिट जो होता है, अगर ये प्रीपोजिशन हो तो हम इसको लिंकिंग वर्ब के बाद में लिख सकते हैं, अगर ये एडवर्ब प्लेस को रेफर कर रहा हो। ठीक है, अब ऐसे समझना, जैसे हमने लिखा द रिएक्शन अपोजिट टू द एक्शन, तो हमें पता है कि इस अपोजिट का मतलब ऑन द अदर साइड नहीं है। ठीक, इसका मतलब है डिफरेंट, कॉन्ट्ररी। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि अगर अपोजिट का मतलब हो डिफरेंट, कॉन्ट्ररी, तो ये हमेशा एडजेक्टिव, तो ये अपोजिट तो केवल एडजेक्टिव ही हो सकता है। ठीक है, अच्छा लिंकिंग बाद में चूंकि इसे लिखा गया तो ये एडजेक्टिव इसको डिस्क्राइब कर रहा है, रिएक्शन को, द रिएक्शन इज अपोजिट। अब किसके अपोजिट होता है ये बताने के लिए हमने यहाँ पे लिखा एक्शन को टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के, तो जो टू प्रीपोजिशन है वो एक्शन को रिलेट कर रही है अपोजिट एडजेक्टिव से। तो फिर से समझ लो, ये जो अपोजिट है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसका मतलब है कॉन्ट्ररी, डिफरेंट।
उस मीनिंग में केवल एडजेक्टिव ही होता है। तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है इस रिएक्शन नाउन को, एक्शन नाउन को तो डिस्क्राइब नहीं कर रहा, तो हम एक्शन को टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, द हॉस्पिटल इज कॉन्ट्ररी। अब हम ये तो नहीं कह सकते द हॉस्पिटल इज कॉन्ट्ररी, तो अगर इसका मतलब कॉन्ट्ररी नहीं है, ऑन द अदर साइड है, फेसिंग है, तो इसका मतलब अब ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा, अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हो तो एडजेक्टिव, विच का रिप्लाई हो तो एडजेक्टिव, वेयर का रिप्लाई हो तो एडवर्ब। तो अब देखो ये किसका रिप्लाई होगा, द हॉस्पिटल इज वेयर, वेयर इज इट, तो वेयर का रिप्लाई है। तो अगर ये पूरी फ्रेज वेयर का रिप्लाई है, ठीक है, जैसे ये देखो वेयर का रिप्लाई था ना, आई एम ही इज हियर, तो वैसे हो गया द हॉस्पिटल इज वेयर, वेयर इज इट, तो वेयर का रिप्लाई ऑपोजिट टू द स्टेशन। अगर ये वेयर के रिप्लाई में ऑपोजिट यूज कर रहे हो तो ये प्रिपोजिशन हो गया, क्योंकि जब ये विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है तो एडजेक्टिव होता है, तो ये प्रिपोजिशन हो गया, द स्टेशन इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इस टू की जरूरत नहीं है, गलत हो गया। द रिएक्शन इज ऑपोजिट टू द एक्शन एंड द हॉस्पिटल इज ऑपोजिट टू द स्टेशन। एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूं, अपने आप सही करके बताना। The idea was opposite the reality. सही है गलत? The idea was opposite the reality. The idea was opposite the reality. क्या आंसर कर रहे हैं सर ये लोग, राइट या रॉन्ग? हाँ, टू द रियलिटी लिख रहे हैं ना, ठीक है। देखो पता है क्या, द आइडिया वॉज अपोजिट टू द रियलिटी, सही है। असल में जो अपोजिट वर्ड है ना हमारा, इसका मतलब ऑन द अदर साइड या फेसिंग नहीं है, क्योंकि ये स्पेस के किसी पॉइंट को रेफर नहीं कर रहा। वेयर का जो रिप्लाई होता है ना, वेयर का, वेयर के रिप्लाई क्या करते हैं, वेयर के रिप्लाई स्पेस में किसी पॉइंट को रेफर करते हैं, ठीक है, स्पेस में। ये स्पेस का एग्जिस्टेंस नहीं है। द आइडिया वॉज अपोजिट टू द रियलिटी, रियलिटी कोई फिजिकल थिंग नहीं है जो स्पेस में कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, तो इस अपोजिट का मतलब वेयर का तो हो नहीं सकता। तो अगर इस अपोजिट को हम वेयर के रिप्लाई नहीं यूज कर रहे तो इसका मतलब, फिर इसका मतलब डिफरेंट हो, तो अगर इसका मतलब कॉन्ट्ररी या डिफरेंट है तो ये एडजेक्टिव है, केवल एडजेक्टिव है। अच्छा, एडजेक्टिव किसका, आइडिया का, तो अगर ये आइडिया नाउन का एडजेक्टिव है, रियलिटी का तो है नहीं, तो हम रियलिटी को क्या करेंगे, टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, द आइडिया वॉज अपोजिट टू द रियलिटी। इनका आंसर ये था सर, चलो सही है। तो कितना टाइम हो गया सर, मुझे लगता है क्लास का भी टाइम होने वाला, 3 बजने वाला है, ठीक है। तो ये जो आज हमने डिस्कस किया यहाँ पर कुछ प्रिपोजिशन के डिस्क्रिप्शंस, और ये अपोजिट में स्पेसिफिकली आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता था, ठीक है। तो अपना एक दो बार रिवाइज करो, देखो, बाकी एंजॉय करते रहो इंग्लिश को, ठीक है। और मिलते हैं जल्दी से फिर, आज के लिए सभी को थैंक्स, बाय, राम राम।